हेलो एवरीवन, आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हैं, जो कि जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है इसके बारे में बताते हैं। अब जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार मेंशन था, यानी वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जो हायर जुडिशरी होती है, हायर जुडिशरी जैसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके पास पावर होता है कि ये किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर सकते हैं। ठीक, यानी ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, ये हायर जुडिशरी के पास होता है, और ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों पे लागू होता है। हालांकि कोर्ट्स जब किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर करते हैं, तो वो कोई भी अल्टरनेटिव या इम्प्रूवमेंट सजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक, अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है जुडिशियल रिव्यू? अगर देखें तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन हम ट्रेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि उसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर दी गई है कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर सकते हैं, जो कि एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के बारे में ही बात करता है। हालांकि एक्सप्लिसिटली ये चीज़ नहीं दी गई। अब कौन सी पावर्स या प्रिंसिपल्स यूज करता है कोर्ट जब वो डिक्लेयर करता है कि कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड होता है? तो पहला तो ये है कि अगर दो इंटरप्रिटेशंस हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी लॉ के, एक जो उसे इनकंसिस्टेंट बनाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से और दूसरा उसे कंसिस्टेंट बनाता है, तो हम जो इनकंसिस्टेंट है उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली दूसरा पावर है कि ऑर्डिनरी कोर्ट कभी भी वैलिडिटी प्रोनाउंस नहीं करेगा जब तक कि उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी ना हो। ठीक, और तीसरा ये है कि जनरली सुओ मोटो कॉग्निजेंस, यानी अपने से जो स्वतः संज्ञान लिया जाता है, वो जनरली कोर्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं इस पावर को। अब हमने आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा है, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे इसको एनफोर्स करती है एक तरह से कोर्ट। लेकिन आज हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट कैसे एक दूसरे को रिलेट, यानी आर्टिकल 32 सॉरी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी अब्रीच करता है या इफेक्ट करता है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित करा दिया जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन। ठीक, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में हुआ था, उसने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 31 को अमेंड किया था। ठीक, कुछ और अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग उसने इसको अफेक्ट किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था। उस केस का नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास दो तरह की पावर्स होती हैं, यानी लेजिस्लेटिव पावर की बात कर रहा हूँ मैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर, और दूसरा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कि वो पावर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का मतलब जो भी कानून बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये माना गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी कि पार्लियामेंट के पास ये दोनों पावर है, यानी
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है पार्लियामेंट, तो वो लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा, यानी वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रीज या अफेक्ट कर सकता है पार्लियामेंट, और इसके बेसिस पे हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं घोषित करेंगे, यानी उसके पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर सकता है या छीन सकता है अमेंडमेंट के थ्रू। और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इसके लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। इसलिए अगर कोई भी लॉ बनता है इस लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू जो अब्रीच करता है फंडामेंटल राइट को, तो उसे हम वॉइड वाले घोषित कर सकते हैं। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद से लेके सज्जन सिंह केस जो 1965 में आया था, 1951 में शंकरी प्रसाद केस हुआ था और 1965 में सज्जन सिंह वाला केस हुआ था, जिसमें उसने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कायम रखा कि हाँ पार्लियामेंट के पास ये दोनों पावर्स हैं। हालांकि इसके बाद गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, यानी उसने यही माना कि सिर्फ एक ही पावर है लेजिस्लेटिव की, वो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, यानी पार्लियामेंट के पास सिर्फ यही पावर है, और जो भी वो कानून बनाएगा, जो भी लॉ बनाएगा, वो सब के सब एक्सप्रेशन ऑफ लॉ के अंदर आएंगे, जो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में मेंशन है, यानी अगर वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वर्ड घोषित किया जाएगा, यानी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। अब ये यहाँ पे मैंने चीजें दी। अब पार्लियामेंट ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड करेंगे, तो पार्लियामेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत दो चीज़ें की। पहला, उन्होंने आर्टिकल 368 का टाइटल चेंज कर दिया, जो कि पहले ये मेंशन नहीं था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि नहीं। उन्होंने पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो टाइटल चेंज कर दिया। दूसरा, उन्होंने आर्टिकल 368 के क्लॉज 3 में ये चीज़ लिख दी कि इस आर्टिकल में जो भी किया जाएगा वो किसी भी तरह से आर्टिकल 13 पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक, यानी आर्टिकल 13 का कुछ भी आर्टिकल 368 के द्वारा किए गए अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। और सिमिलरली पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में ये कह दिया गया, या ये कहा कि जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं आर्टिकल 368 के अंदर उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा, यानी दोनों जगह उन्होंने मेंशन कर दिया। एक हिसाब से हम ये कहें तो पार्लियामेंट ने खुद को लेजिस्लेटिव पावर दे दिए जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास था, यानी वो फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया जब दोबारा कि क्या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाकई वैलिड है कि नहीं, तो केशवानंद भारती केस में जो कि 1973 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहोल्ड किया और कहा कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू नॉट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि ये जो डेट है, सो डेट ले लेता हूँ मैं, 24 अप्रैल 1973 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक, ये एक तरह से जुडिशियल इनोवेशन है। हालांकि इसके बाद जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, उसमें दो क्लॉजेज ऐड किए गए थे, 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5। फोर्थ में ये कहा गया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के बाहर रहेंगे, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता उन चीज़ों का, उन अमेंडमेंट्स का, और कोई लिमिट नहीं है अमेंडिंग पावर की। यानी जो ये कहा गया था 1973 में कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने के
लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग, यानी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अमेंडमेंट कर सकते हैं बस बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना कर सकते। तो उसको एक तरह से 1976 में जो अमेंडमेंट आया था वो क्लॉज 5 में ये लिख दिया गया कि कोई भी लिमिट नहीं होगी अमेंडिंग पावर की पार्लियामेंट की, यानी जुडिशियल रिव्यू को स्कोप बार कर दिया और अनलिमिटेड पावर दे दिया खुद। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग मिनर्वा मिल्स जो केस था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है, ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। ठीक, यानी जुडिशियल रिव्यू जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ये जो अमेंडिंग पावर है ये अनलिमिटेड नहीं है, ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड होल्ड किया। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें आराम से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कोई क्वेरी or कोई सजेशन तो हम लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई होप यू आर एंजॉयिंग।